Hey guys, this is Preeti and today I'm with you at your channel Short World. आज का टॉपिक है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और हिंदी में इसे हम बोलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों के लिए इजीली हम इसे समझा पाएँ। तो आगे देखते हैं। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और सेक्टर्स यानी कि क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक या सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी का मतलब होता है कि डेली एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिसमें हम बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के अंदर आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो है वो एडम स्मिथ को बोला जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो है सैमुअलसन। ठीक है, सैमुअलसन जो उन्हें बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी के जो रिफॉर्मर्स बोला जाता है, इंडियन इकोनॉमी, द रिफॉर्मर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो है डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम चैप्टर्स पे आते हैं। तो चैप्टर पे देखते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या बोलता है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? Let us look at this picture. You will find that people are engaged in various economic activities. Some of these are activities producing goods, some other are producing services, and these activities are happening around us every minute even as we speak. तो हमने देखा जो सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी के, जो क्षेत्रक हैं वो तीन है। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी जो सेक्टर है उसे हिंदी में हम बोलेंगे प्राथमिक, सेकेंडरी को हम बोलेंगे द्वितीयक और टर्सरी यानी सेवा यानी सर्विस सेक्टर को हम बोलेंगे तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, यानी थर्ड सेक्टर। तो उत्पादन की इस प्रक्रिया में प्रथम चरण में प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वायु तथा खनिजों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। जो प्राइमरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर में वो प्रोडक्शन होता है जो नेचुरली हो रहा है, नेचुरली अकरिंग गुड्स लाइक कॉटन अगर मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? वो कॉटन अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो किस फैक्टर पे? नेचुरल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, लाइक रेन, सनशाइन, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। या हम फिशिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? नेचुरली। माइनिंग, जितने भी नेचुरली अकरिंग गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा जो हम प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हो रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। लाइक अगर कॉटन है, कॉटन को हमने प्रोड्यूस करा फर्स्ट सेक्टर में यानी प्राइमरी सेक्टर में, उसका प्रोडक्शन हो रहा है और उससे कपड़ा बनाया कहाँ पर? मैन्युफैक्चर करा सेकेंडरी सेक्टर में यानी इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश, जलवायु पर निर्भर करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमें कॉटन अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें नेचुरल फैक्टर्स लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, the cultivation of cotton, it takes place within a crop season. The growth of the cotton plant depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. अगर मुझे कॉटन प्रोड्यूस करना है तो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? मौसम पे डिपेंड रहना पड़ता है। कितनी बारिश हो रही है, कितनी धूप पड़ रही है, कैसा सॉइल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़, ये जो सारे फैक्टर्स हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन आधा जो भी है, आंशिक जिसे हम बोल रहे हैं, आधा जो है वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे इसीलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरली अकरिंग गुड्स।
ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर द प्रोडक्ट। डेयरी, अगर डेयरी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया, घी हो गया, दूध, दही, ये सारे डेयरी में आते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइक अगर हमें उन्हें खाना देना है, गाय भैंसों को अगर मुझे खाना देना है, तो उसके लिए हमें क्रॉप्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, फॉडर पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे होंगे? नेचुरली अकरिंग। तो प्रोडक्ट लाइक हेयर, मिल्क also is a natural product. Similarly, mineral and ore are also natural product. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. ठीक है, तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, जो भी ऐसे गुड्स हैं जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं, उन्हें हम प्राइमरी सेक्टर में डालेंगे। और ये इसे प्राइमरी क्यों बोला जाता है? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। इन्हें प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बेस का काम करते हैं, यानी उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब मुझे कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए कॉटन कहाँ से मिल रहा है? मुझे प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से कॉटन मिल रहा है, हमने सेकेंडरी सेक्टर में जाके उसे मैन्युफैक्चर करा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, उसके लिए रॉ मटेरियल का काम कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से मिल रहा है, इसलिए उसे प्राइमरी कहते हैं। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other form through ways of manufacturing that we associated with industrial activities. Secondary sector वो होता है जिसमें naturally products जो होते हैं, natural products जो होते हैं, उनको चेंज किया जाता है, उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उन्हें फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे मुझे बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट के लिए हमें गेहूँ कहाँ से मिल रहा है? आटा कहाँ से मिल रहा है? प्राइमरी सेक्टर से। और फाइनल गुड्स कहाँ पर बना हुआ? फैक्ट्री में। दैट इज द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर। The product is not produced by nature but has to made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. Using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth using sugar cane as a raw material. sugar cane से अगर मुझे चीनी बनानी है, गुड़ बनाना है, तो गुड़ कहाँ पर बनेगा? चीनी बनेगी कहाँ पर? इंडस्ट्री में। लेकिन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल गुड़ आगा, शुगर केन, गन्ना कहाँ से आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर से, खेतों से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के बाद देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी कि पहला सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त के अलावा तीसरा सेक्टर जो होता है वो है तृतीयक क्षेत्रक, यानी कि टर्सरी सेक्टर। इसमें ना तो कोई चीज़ प्रोड्यूस किसी कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जाती, बल्कि इसमें सर्विसेज दी जाती, सेवाएं दी जाती हैं। अब सेवाएं मतलब मैंने रॉ मटेरियल गन्ना तो पैदा कर लिया, गन्ना उगाया, लेकिन अब गन्ने प्राइमरी सेक्टर से गन्ने को खेती से लेकर इंडस्ट्री तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी कि गाड़ियों के थ्रू, ट्रैक्टर के थ्रू, बसेस, ट्रक, जिसके भी थ्रू पहुंचाना है वो क्या है? टर्सरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर हमें सेवाएं प्रदान करता है। दीज आर द एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये थर्ड सेक्टर जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन process. Goods that are produced in a primary or secondary sector would need to be transported by trucks or train and then sold in a wholesale and retail shop. At times, it may be necessary to store these in a godown. We also may need to talk to other over telephone or send letter. अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रेन, ट्रक तो चाहिए ही, लेकिन अगर मुझे बात करनी है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? सर्विसेज चाहिए। मुझे टेलीफोन में बात करना पड़ेगा, लेटर सेंड करना पड़ेगा, तो वो सारे भी हमारे कम्युनिकेशन किसके लिए आएगा? कम्युनिकेशन भी थर्ड सेक्टर में आएगा, सर्विस सेक्टर में। अगर मुझे एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट लेना है, यानी कि लोन लेना है, तो लोन कहाँ से लेंगे? हम बैंक से लेंगे, तो बैंक के किस में आएगा? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, जितने भी हैं वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? सर्विस सेक्टर में। वो हमें क्या दे रही है? सर्विसेज सर्विसेज दे रही हैं। क्लियर? तो
लाइक हम होटल जाते हैं, होटल में हम 2-3 दिन रह के आ रहे हैं, हमने वहाँ से कुछ नहीं खरीदा लेकिन हम उनको यूज़ कर रहे हैं। होटल में जाके हमने उनका रूम यूज़ करा, हमने वहाँ पे जो भी है तो वहाँ वो हमने उनके सर्विसेज यूज़ कर लिए, ठीक है। या हम कहीं जाते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो वो सारी हमारी क्या है, थर्ड सेक्टर में आएंगी, यानी कि टर्सरी सेक्टर में आएंगी। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड सेक्टर है, इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड are some example of the tertiary activities. Since these activities generated services rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctor, and those who also personal services such as washerman, barber, cobbler, lawyer, and people to do administrative and accounting works. In recent time, certain new services based on information technology, internet cafe, ATM booth, ये सारे भी हमारी सर्विसेज में आएंगी। अगर मैं पर तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये भी क्या है, सर्विस दे रहे हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी सर्विसेज है। हम बाल बाल कटा रहे हैं, वो भी सर्विसेज है। डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे जो है वो सर्विसेज में आएंगे। अगर लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर भी हमें क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो ये सारे जितने एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आएंगी हमारे थर्ड सेक्टर में, यानी कि टर्सरी सेक्टर में। क्लियर? अब अगर हम तीनों को कंपैरिजन करते हैं, तीनों का, तो तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर को अगर हम देखें तो कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. अब dominant in terms of total production, और अब हमारे पास है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कौन कर रहा है, ठीक है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है, या टर्सरी सेक्टर, किसका जीडीपी सबसे अच्छा है, या सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है। ये सारे हमारा कंपैरिजन यहाँ पर हम थर्ड सेक्टर तीनों क्षेत्रों की करेंगे। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, enormous मतलब बहुत बड़ा. You might also wonder how we can add up cars, computer, nails, and furniture. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. अब क्या हो रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जितने भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने सबको काउंट नहीं करा। लाइक सपोज करो हमारे पास 10,000 केजी में गेहूं का प्रोडक्शन हुआ है। अब उसी गेहूं से आटा बना, आटे से बिस्कुट बन गया। तो हमने पहले गेहूं भी ऐड कर लिया, आटा भी ऐड कर लिया और बिस्किट को भी ऐड कर लिया। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मतलब इनमें तीनों को हम एक ही चीज़ को हमने 3 बार ऐड कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमने जो गेहूं है उसका जो फाइनल गुड्स उसको हम कंपेयर करेंगे, सिर्फ उसको हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ 10,000 kg of wheat is sold at ₹8 per kg, the value of wheat will be the 80,000. The value of 5,000 coconut at the 10 rupees per coconut will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. तो कहता है कि पहले सारे सेक्टर्स में देखा जाता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसके बाद प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सबकी मनी वैल्यू काउंट की जाती है। देयर इज़ अ वन प्रिकॉशंस, एक प्रिकॉशन आपको लेनी है। कौन सी प्रिकॉशंस की,
एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन बार हम ऐड नहीं करेंगे, उसकी मनी वैल्यू को 2 या 3 बार ऐड नहीं किया जाए। नॉट एवरी गुड दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही बार हम लेंगे जो फाइनल गुड्स हमारा बन रहा है। अगर मैंने गेहूं से बिस्किट बनाया है तो गेहूं को भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल गुड्स हमारा क्या बना है, बिस्किट, तो हम बिस्किट को ऐड करेंगे कि बिस्किट की मनी वैल्यू कितनी है, वो हमारा ऐड होगा। क्लियर? Why are only final goods and services count in contrast to final goods and goods such as wheat and the wheat flour is their example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods. Intermediate goods यानी कि जो final goods बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं, final goods हमारा बिस्किट है, बिस्किट बनाने में मैंने आटा यूज़ करा, आटे के साथ साथ मैंने उसमें थोड़ा सा चीनी डाला या थोड़ी सी नमक डाला या थोड़ा सा कोकोनट या इसमें आलमंड्स वगैरह डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें उसका कैलकुलेशन टोटल गुड्स में कितना खर्चा, फाइनल गुड्स में जो टोटल खर्चा आया उसकी जो मनी वैल्यू है उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. For example, the cultivation of cotton, it takes place within a crop season for the growth of the sorry ये गलत हो गया। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for the year. GDP, GDP की पहले फुल फॉर्म देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री है, यानी कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मनी वैल्यू, वो हमारा जीडीपी होता है। एक साल के अंदर उस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सब की मनी वैल्यू क्या है, उसे उसका जीडीपी कहते हैं। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव what is called the gross domestic product of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. अब तुम देखोगे कि जिस कंट्री का इकोनॉमी, जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा होगी वो उतनी ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी, यानी कि रिच होगी। कि जिसका अगर सपोज करो नॉर्मली अगर मैं देखा जाए किसी भी एक फैमिली को ले लो, एक फैमिली में जो मेंबर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनकी हम सैलरी देखते हैं, उनकी सैलरी देखते हैं किसकी सैलरी अच्छी है। जिसकी सैलरी अच्छी होगी तो फैमिली की ऑटोमेटिकली फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो अच्छी होगी कि नहीं होगी। तो उसी तरीके से हम जीडीपी, कंट्री का जीडीपी देखते हैं कि अगर जीडीपी अच्छा है कंट्री का तो कंट्री स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर जीडीपी अच्छा नहीं है तो हम बोलते हैं वो पुअर कंट्री है। इन इंडिया द मेमथ task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian state and union territories, collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. मैमथ यानी कि एक बहुत बड़ा टास्क, कठिन टास्क। मैमथ एक बहुत बड़ा जानवर हुआ करता था, जैसे कि हाथी होता है, हाथी से 4 गुना बड़ा एक जानवर हुआ करता था। ठीक है, हाथी के जैसे, बिल्कुल हाथी जैसा होता था लेकिन हाथी से बहुत बड़ा हुआ था। तुमने आइसिस देखी होगी, आइसिस मूवी में हाथी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वो वाले उनके जो दांत होते हैं बड़े बड़े से, तो वो मैमथ कहलाते थे। ठीक है, तो हाथी से 4 गुना बड़ा होता था। तो मैमथ टास्क यानी कि बहुत ही कठिन, डिफ़िकल्ट, बड़ा टास्क है जीडीपी को कैलकुलेट करना। लेकिन मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ने क्या करा है, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जो इन सारे स्टेट, यूनियन टेरिटरी सबकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उनके प्राइजेस को एस्टिमेट करेगा और टोटल जीडीपी को कैलकुलेट करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ शॉर्ट वर्ड में।